बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पूरे भारतीय मीडिया में कल से एक ही मौजू पर बहस हो रही है कि 2020 अक्टूबर में मुंबई में जो अचानक बिजली चली गई थी 2 घंटे के लिए और जिसमें मुंबई का 5 अरब का नुकसान हुआ था, उसकी वजह क्या थी। दरअसल इस वाक़या के हवाले से भारतीय हुकूमत ने एक अमेरिका की कंपनी है जिसे साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, जिसे रिकॉर्डेड फ्यूचर कहते हैं, उसके ज़िम्मे लगाया था कि इसकी तहकीकात की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इसकी वजह क्या थी, ये ब्लैक आउट किस तरह हुआ। इस कंपनी ने जो तहकीकाती रिपोर्ट भारत को जमा करवाई है वो शाये भी कर दी है। इसमें बताया गया है कि चीन का एक ग्रुप है, साइबर ग्रुप, जो बहुत ही ख़तरनाक ग्रुप है और इसका नाम है रेड एको। ये उसकी कार्रवाई है कि उसने 3500 किलोमीटर दूर बैठकर भारत का जो एक ग्रिड स्टेशन हैं, पावर ग्रिड स्टेशंस, उसके उसने टारगेट किया है, साइबर अटैक किया है, जिसके बायस ये बिजली चली गई और भारत को शदीद परेशानी हुई। क्योंकि बिजली के चले जाने के बाद ये नहीं कि सिर्फ घरों में बिजली चली गई, बल्कि पूरा निज़ाम ही दरम भरम हो गया। ज़िंदगी रुक गई, ज़िंदगी का पहिया रुक गया, बैंकिंग सेक्टर में काम रुक गया, स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गई, ट्रेनें तक रुक गई, ट्रैफिक सिग्नल रुक गए, फ्लाइटें तक रुक गई। यानी हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम जो है ना वो नज़र आ रहा था। इस पर अब भारतीय मीडिया ये तबसरा कर रहा है, तजिया कर रहा है कि अगर चीन मुंबई में ये ब्लैक आउट कर सकता है तो किसी भी वक्त पूरे भारत में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके भारत को अंधेरों में डबो सकता है। नाज़रीन करम, आपके इल्म में है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में भी ये ब्लैक आउट हुआ था, ईरान में भी हुआ था। इसी तरह का ब्लैक आउट यूक्रेन के अंदर 2015 में हुआ, जबकि वेनेजुएला के अंदर 2019 में हुआ। इसके बायस सबसे ज़्यादा जो सेक्टर मुतासर होता है वो हेल्थ का होता है कि इस दौरान ऑपरेशन नहीं हो पाते और जो लोग वेंटिलेटर पे होते हैं उनकी जान चली जाती है, लोगों को डायलिसिस नहीं हो सकता, जो लिफ्ट के अंदर लोग सफ़र कर रहे थे उनको परेशानी होती है, फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, ट्रेनें बंद हो जाती हैं, गोया ज़िंदगी एक जो है वो बिल्कुल रुक सी जाती है। और अब भारतीय मीडिया में ये बात की जा रही है कि भारत में जो सरमायाकार हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, वो अब मजबूर हो जाएंगे इस बात को सोचने पे कि क्योंकि चीन और भारत के दरमियान हाल ही में तसादुम चलता रहा है, अब कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब बम्बई पे हमला किया गया, उस वक्त जब लद्दाख में भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने थे और एक दूसरे के फौजी मारने की जो है वो खबरें भी आ रही थी। तो अब अगर मुस्तकबिल में भी चीन कुछ साइबर अटैक इस तरह करता है, भारत में कुल जो हैं वो 5 ऐसे पावर ग्रिड स्टेशन हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी रियासतों को वही बिजली फराहम करते हैं। अगर बैक वक्त उन पर साइबर अटैक्स होते हैं तो फिर ज़ाहिर है पूरा भारत जो है वो ब्लैक आउट हो जाएगा, अंधेरे में छा जाएगा और पूरी ज़िंदगी रुक जाएगी। इसलिए अब मुस्तकबिल में जो जंगें होने जा रही हैं, भारतीय मीडिया बता रहा है कि इस वाक़े में चीन ने एक गोली तक नहीं चलाई, चीन ने किसी का खून नहीं बहाया, चीन ने कोई फायरिंग नहीं की, लेकिन भारत को सिर्फ 2 घंटे के अंदर सिर्फ मुंबई में 5 अरब का जो है नुकसान हो गया है। अगर वो जिस तरह वेनेजुएला में 2019 में हुआ था कि 5 घंटे के अंदर बिजली चली गई और बहुत सारे लोग मारे भी गए और अफरा तफरी का आलम था और लोग जो है ना एहतजाज पे निकल आए थे। तो अब जो कंपनी है रिकॉर्डेड फ्यूचर, उसने ये बताया है अपनी रिपोर्ट में कि चीन के 3 मकासद थे। एक तो ये था कि भारत को खौफ हरास में मुब्तला करना, दूसरा ये था कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को बदनाम करना और ये तासो देना कि वो मामलात को मैनेज करने की सलाहियत खो चुकी है। तीसरा यह है कि भारतीय जो शहरी हैं वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से बेयकीनी का शिकार हो जाएं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, क्योंकि इस तरह के अगर अटैक होते हैं तो जिस तरह चीन ने किए कि 3-4 दिन के दौरान बैंकिंग सेक्टर, पावर ग्रिड स्टेशंस और आईटी के जो इदारे हैं उन पर 40 से 1000 से ज़्यादा हमले किए गए, साइबर अटैक किए गए। अब आने वाला जो दौर है, अब ये जंगों का जो वर्जन है, जो तरीकाकार है वो तब्दील हो रहा है।
اب چین وہیں بیٹھے بیٹھے بھارت کو اتنی سزا دے چکا ہے کہ اب بھارتی میڈیا یہ اس بات پر تبصرے و تجزیے کر رہا ہے کہ ہمارے دیش کا مستقبل کیا ہے۔ اگر اسی طرح کی صورتحال رہی تو ہم پھر چین کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس طرح کے الزامات کی کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتے۔ اب بھارت یہ نہیں کہہ سکتا کہ چین نے ہی واقعی حملہ کیا ہے، چین نے تو اس کو اکنالج نہیں کیا، وہ تو تسلیم نہیں کرتا اس بات کو، لیکن اس نے یہ سب کچھ کر کے بھارت کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے، اور اس کے ثبوت بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے عالمی برادری چین کو بھی الزام نہیں دے سکتی۔ تو آنے والے دنوں میں میزائل ٹیکنالوجی یا جو جیٹ فائٹرز ہیں، یا جو ٹینکس ہیں، جو فائرنگ ہوتی ہے، جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جو فوجی جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے، یہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب ٹیکنالوجی کی جو ہے نا وہ لڑائی ہوگی، اور وہی ملک جیتے گا جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہوگی، نت نئے جو ہیں اس کے پاس ایجادات ہوں گی۔ جس طرح چین جو ہے زندگی کے باقی شعبوں میں ترقی کر رہا ہے، اس میدان میں بھی اس نے ثابت کیا ہے کہ چین کا مقابلہ کرنا بھارت کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہ مقام شکر ہے کہ پاکستان اور چین اب ایک دوسرے کی ضرورت بن چکے ہیں۔ چین کے لیے گوادر اور سی پیک انتہائی ناگزیر ہے اس کی، بلکہ جو لائف لائن بن چکا ہے، شہرک بن چکا ہے۔ اس لیے گوادر اور سی پیک کے تحفظ کے لیے چین ہمیں وہ ہر چیز دے رہا ہے، ہر ٹیکنالوجی دے رہا ہے، جس سے نہ صرف ہم گوادر اور سی پیک کا تحفظ کر سکیں بلکہ اپنے ملک کی سالمیت کو بھی یقینی بنا سکیں۔ آج کل اگر آپ بھارتی میڈیا سنیں، وہاں مختلف اینکرز کے تبصرے اور تجزیے سنیں، تو آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ چین نے بھارت کی دم پر صحیح طور پر قدم رکھا ہے، جس سے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔